यूं दिखते हैं, किसी की आंखें मां पर जाती हैं तो किसी की नाक पिता पर। आखिर ये लंबाई, बालों का रंग, ये सब आता कहां से है? चलिए आज इसी आनुवंशिकता की पहेली को सुलझाते हैं और उन नियमों को समझते हैं जो हम सबको हम जैसा बनाते हैं। अच्छा, एक बहुत ही छोटी सी चीज से शुरुआत करते हैं। अपने कान के निचले हिस्से को देखिए। कुछ लोगों का ये हिस्सा यानी ईयर लोब चेहरे से जुड़ा होता है और कुछ का आजाद। आपको शायद ये बहुत मामूली बात लगे, पर यकीन मानिए ये छोटा सा फर्क जेनेटिक्स की एक बहुत बड़ी कहानी का पहला पन्ना है। किसी भी जीव को देखिए, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पौधे, सब एक जैसे दिखते हुए भी एक दूसरे से थोड़े अलग होते हैं। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये छोटे छोटे अंतर और भी ज्यादा उभर कर आते हैं। यही चीज हर जीव को अपने आप में बिल्कुल अनोखा बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये गुण, ये खासियतें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती कैसे हैं? सदियों तक ये सवाल वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली बना रहा, लेकिन इसका जवाब हमें एक ऐसी जगह मिला जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जी हाँ, साइंस के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का जवाब किसी बड़ी सी लैब में नहीं, बल्कि एक शांत मठ के बगीचे में मिला। और इसे सुलझाने वाले थे एक ऐसे इंसान जिन्होंने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं ग्रेगर मेंडल की। मेंडल ने आनुवांशिकता के इस बड़े सवाल को समझने के लिए मटर के पौधे चुने, और ये उनका एक जीनियस फैसला था। क्यों? क्योंकि मटर के पौधों के गुण एकदम साफ साफ दिखते थे और उनके प्रयोगों को कंट्रोल करना भी बहुत आसान था। मेंडल की कामयाबी का सबसे बड़ा राज था उनका तरीका। उन्होंने सारी चीजों को एक साथ उलझाने के बजाय एक बार में सिर्फ एक ही गुण पर ध्यान दिया, जैसे कि पौधे की लंबाई। उन्होंने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों के साथ अपना काम शुरू किया। तो देखिए उन्होंने क्या किया। जब मेंडल ने एक शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस एक शुद्ध बौने पौधे से कराया, तो पहली पीढ़ी में, जिसे F1 कहते हैं, सारे के सारे पौधे लंबे निकले, एक भी बौना पौधा नहीं। ऐसा लगा जैसे बौनापन वाला गुण तो जैसे गायब ही हो गया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब इन F1 पीढ़ी के लंबे पौधों का आपस में रिप्रोडक्शन कराया गया, तो दूसरी पीढ़ी यानी F2 में वो बौनापन वाला गुण अचानक फिर से सामने आ गया। अब ये तो बहुत चौंकाने वाली बात थी। इसने एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा कर दिया। अगर पहली पीढ़ी में सारे पौधे लंबे थे, तो वो बौनेपन का गुण आखिर छिपा कहाँ था, और वो दूसरी पीढ़ी में अचानक से वापस कैसे आ गया? इसी सवाल के जवाब ने मेंडल को उनकी पहली महान खोज तक पहुंचाया। उन्होंने महसूस किया कि कुछ गुण ऐसे होते हैं जो मौजूद तो रहते हैं पर हमेशा दिखाई नहीं देते, और यहीं से प्रभावी यानी डोमिनेंट और अप्रभावी यानी रिसेसिव ट्रेट्स का आइडिया सामने आया। इसे ऐसे समझिए, प्रभावी गुण जैसे कि लंबाई, जिसे हम बड़े टी से दिखाएंगे, वो थोड़ा दबंग है। अगर वो मौजूद है तो वो दिखेगा ही दिखेगा, उससे बस अपनी एक कॉपी की जरूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ अप्रभावी गुण जैसे बौनापन, जिसे हम छोटे टी से दिखाएंगे, वो थोड़ा शर्मीला है। वो तभी नजर आता है जब उसकी दो कॉपी एक साथ हो। तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? अगर पौधे के अंदर जेनेटिक कोड TT है तो पौधा लंबा होगा। अगर TT है तब भी पौधा लंबा ही होगा, क्योंकि बड़ा T अपना असर दिखाएगा। पौधा बौना सिर्फ और सिर्फ एक ही हालत में होगा, जब उसका कोड TT हो। अब समझ आया कि पहली पीढ़ी के सारे पौधे लंबे क्यों थे? वो सब TT थे, जिनमें बौनेपन का गुण छुपा हुआ था। और जब मेंडल ने दूसरी पीढ़ी के पौधों को गिना, तो एक कमाल का पैटर्न सामने आया। हर 3 लंबे पौधों के लिए ठीक एक बौना पौधा था। ये एक बिल्कुल सटीक 3:1 का अनुपात था। इससे यह साबित हो गया कि आनुवांशिकता कोई अंधी बहरी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये तो गणित के पक्के नियमों पर चलती है। एक पहेली तो सुलझ गई, लेकिन मेंडल यहीं नहीं रुके। उनके दिमाग में एक और बड़ा सवाल आया। क्या अलग अलग गुण एक दूसरे से जुड़े होते हैं? मतलब क्या ऐसा होता है कि जो पौधा लंबा होगा उसके बीज हमेशा गोल ही होंगे? इसका जवाब ढूंढने के लिए मेंडल ने एक साथ 2 गुणों पर नजर रखी। उन्होंने एक ऐसा पौधा लिया जिसके बीज गोल और पीले थे, और उसका क्रॉस एक ऐसे पौधे से कराया जिसके बीज झुर्रीदार और हरे थे। और जैसा उन्होंने सोचा था, पहली पीढ़ी में तो सिर्फ प्रभावी गुण ही दिखे। सारे के सारे पौधों पर गोल और पीले बीज आए। इससे ये बात तो पक्की हो गई कि बीज का गोलाकार और पीला रंग झुर्रीदार आकार और हरे रंग पर प्रभावी हैं। असली जादू तो तब हुआ जब इन पहली पीढ़ी के पौधों से दूसरी पीढ़ी उगाई गई। इस बार कुछ ऐसा देखा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी।
पौधों में कुछ एकदम नए कॉम्बिनेशंस देखने को मिले। F2 पीढ़ी में 4 तरह के पौधे मिले। गोल पीले और झुर्रीदार हरे तो थे ही, जो कि पेरेंट्स जैसे थे, लेकिन साथ में गोल हरे और झुर्रीदार पीले बीजों वाले नए कॉम्बिनेशंस भी थे। और ये भी कोई किस्मत की बात नहीं थी, ये एक सटीक 9:3:3:1 के अनुपात में थे। इन नए कॉम्बिनेशंस ने एक बहुत बड़ी बात साबित कर दी। और इसी से हमें मिला मेंडल का दूसरा महान नियम, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। इसका सीधा सा मतलब है कि एक गुण को विरासत में क्या मिलेगा, इसका दूसरे गुण पर कोई असर नहीं होता। बीज का आकार और बीज का रंग दोनों अपनी अपनी किस्मत लेकर चलते हैं, वो एक दूसरे से बंधे हुए नहीं हैं। तो मटर के पौधों पर किए गए इन साधारण से दिखने वाले प्रयोगों का असली मतलब क्या है? असल में मेंडल ने हमें सिर्फ मटर के बारे में नहीं बताया, उन्होंने हमें जीवन के हर रूप में काम करने वाले आनुवांशिकता के बुनियादी नियमों की चाबी दे दी। तो मेंडल की विरासत क्या है? पहली बात, आनुवांशिकता गुणों का कोई घोलमेल नहीं है, बल्कि एक कोड है। दूसरी, ये कोड गणित के नियमों पर चलता है। तीसरी, कुछ गुण पीढ़ियों तक छिपे रह सकते हैं। और चौथी, अलग-अलग गुण अक्सर आजाद होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं। उनके इसी काम ने आधुनिक जेनेटिक्स की नींव रखी। मेंडल के ये नियम सिर्फ मटर के पौधों तक ही सीमित नहीं है, ये वही बुनियादी सिद्धांत हैं जो तय करते हैं कि हमारी आंखों का रंग क्या होगा, या हमारे बाल सीधे होंगे या घुंघराले। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि एक शांत मठ के बगीचे में हुए प्रयोगों ने हमें जीवन के उस कोड को समझने की ताकत दी जो हम सबके अंदर लिखा हुआ है। क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि एक नन्हे से बीज को कैसे मालूम होता है कि उसे एक विशाल पेड़ बनना है? या फिर हमारी आंखों का रंग हमारे माता पिता से ही क्यों मिलता है? देखिए, हर जीवित चीज के अंदर एक तरह का बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट होता है, लेकिन सवाल यह है कि ये कोड जो सिर्फ एक जानकारी है, असल में एक फिजिकल चीज में कैसे बदलता है? यही तो आनुवंशिकता का रहस्य है, और आज हम इसी कोड को डीकोड करने वाले हैं। तो आज हम 3 बड़े सवालों पर गौर करेंगे। पहला, एक जीन से कोई खासियत कैसे बनती है? दूसरा, ये ब्लूप्रिंट माता पिता से बच्चों तक पहुंचता कैसे है? और आखिर में, ये कैसे तय होता है कि किसी का लिंग क्या होगा? तो चलिए, सबसे पहले सवाल से ही शुरुआत करते हैं। मतलब, एक जीन जो कि बस इंफॉर्मेशन का एक टुकड़ा है, वो असल में किसी फिजिकल ट्रेट जैसे हमारी हाइट या आंखों के रंग में तब्दील कैसे हो जाता है? इस सवाल का जवाब छिपा है एक शब्द में, प्रोटीन। चलिए, डीएनए को एक बहुत बड़ी रेसिपी बुक की तरह देखते हैं। अब इस किताब में हर एक रेसिपी जो एक खास तरह का प्रोटीन बनाने का तरीका बताती है, बस वही एक जीन है। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए एक पौधे की लंबाई का उदाहरण लेते हैं। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। पहला डोमिनो गिरा, यानी जीन ने एक खास एंजाइम बनाने का इंस्ट्रक्शन दिया। इस एंजाइम ने फिर ग्रोथ हार्मोन बनाने का काम शुरू किया, और जाहिर है, जितना ज्यादा हार्मोन बनेगा, पौधा उतना ही लंबा होगा। तो ये एक सीधी सी चेन है, जीन से एंजाइम, एंजाइम से हार्मोन, और हार्मोन से तय होती है पौधे की लंबाई। और यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक छोटा सा बदलाव भी कितना बड़ा फर्क ला सकता है। मान लीजिए जीन में कोई गड़बड़ी आ गई, तो क्या होगा? वो एंजाइम ठीक से काम नहीं कर पाएगा, मतलब हार्मोन कम बनेंगे, और नतीजा पौधा बौना रह जाएगा। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, हमारी जो भी फिजिकल खासियतें हैं, उन्हें सीधे सीधे हमारे जीन ही कंट्रोल करते हैं। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि जीन काम कैसे करते हैं, पर सवाल ये है कि ये जेनेटिक कोड आखिर माता पिता से बच्चों तक पहुंचता कैसे? चलिए, अब इनहेरिटेंस के इस मैकेनिज्म को समझते हैं। ये जो नंबर 2 है ना, ये आनुवंशिकता का मतलब हेरिडिटी का सबसे बड़ा उसूल है। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो बच्चे को हर जीन के 2 सेट मिलते हैं, एक सेट मां की तरफ से और दूसरा पिता की तरफ से। मतलब हर ब्लूप्रिंट की 2-2 कॉपियां होती हैं। पर सोचिए, इतनी सारी जानकारी डीएनए के एक ही लंबे से धागे में उलझी तो नहीं रह सकती ना? नहीं, नेचर ने इसका भी बहुत बढ़िया इंतजाम किया है। वो उस जानकारी को बड़े करीने से पैक करती है, ठीक वैसे ही जैसे एक लाइब्रेरी में सारी किताबें अलग अलग वॉल्यूम में रखी होती हैं। डीएनए के इन्हीं पैकेजेस को क्रोमोसोम कहा जाता है। तो ये सब होता कैसे है? देखिए, हमारे शरीर के ज्यादातर सेल्स में क्रोमोसोम के जोड़े होते हैं।
एक आता है माँ से, दूसरा पिता से। लेकिन यहाँ पर कुदरत एक बहुत ही स्मार्ट मूव चलती है। जब जर्म सेल्स बनते हैं यानी स्पर्म या एग, तो वो हर जोड़े में से सिर्फ एक ही क्रोमोसोम उठाते हैं। फिर जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो ये जो जोड़े फिर से कंप्लीट हो जाते हैं। ये कितना शानदार तरीका है ना, ये पक्का करने का कि हर नई पीढ़ी में डीएनए की मात्रा उतनी ही बनी रहे जितनी होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प सवाल पर। आखिर ये कैसे तय होता है कि कोई इंसान लड़का होगा या लड़की? ये जेनेटिक्स का एक बहुत ही स्पेशल केस है। यहाँ एक पजल है। अगर जैसा हमने अभी समझा कि माता पिता दोनों ही जीन का एक एक पूरा सेट देते हैं, तो फिर ये जेनेटिक्स ये कैसे तय कर सकता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की? ये तो कंफ्यूजिंग लगता है। इसका जवाब भी क्रोमोसोम में ही छिपा है। देखिए, इंसानों में होते हैं 23 जोड़े क्रोमोसोम। अब इनमें से जो 22 जोड़े हैं ना, वो तो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। मतलब जो क्रोमोसोम माँ से मिला वैसा ही पिता से भी। लेकिन वो जो 23वां जोड़ा है, जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, वो हमेशा एक जैसा नहीं होता। और बस सारी कहानी इसी जोड़े में छिपी है। महिलाओं में ये एक परफेक्ट पेयर होता है, दो एक जैसे एक्स क्रोमोसोम का, इसीलिए उन्हें कहते हैं XX। वहीं पुरुषों में ये जोड़ा मिसमैच्ड होता है। मतलब एक तो नॉर्मल साइज का एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरा एक छोटा सा वाई क्रोमोसोम, इसीलिए वो होते हैं XY। तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सीधा सा मतलब है। एक माँ के पास तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही है, तो वो अपने बच्चे को हमेशा एक एक्स क्रोमोसोम ही देंगी। लेकिन पिता के पास एक्स और वाई दोनों हैं, तो उनके आधे स्पर्म में एक्स होता है और आधे में वाई। तो बच्चे का जेंडर इस बात पर डिपेंड करता है कि पिता का कौन सा स्पर्म एग से जाकर मिलता है। अगर एक्स वाला स्पर्म मिला तो बनता है XX यानी लड़की, और अगर वाई वाला स्पर्म मिला तो बनता है XY यानी लड़का। ये वाकई में एक बहुत ही अद्भुत और सटीक सिस्टम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी स्पीशीज के डीएनए को स्टेबल बनाए रखता है। लेकिन ये हमें एक और भी गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि ये सिस्टम तो स्टेबिलिटी के लिए बना है, पर तब क्या होता है जब इस कोड में छोटे छोटे बदलाव यानी वेरिएशंस आने लगते हैं? बस यहीं से तो फिर इवोल्यूशन यानी विकास की कहानी शुरू होती है।